In my last lecture, we have discussed the trading account, P&L account, P&L appropriation account, capital या current account and balance sheet. In this lecture, we have discussed the adjustment of partnership firm, final account with partnership firm. So ट्रायल बैलेंस में जो इफेक्ट दी थी वो हम पहले कहाँ पर लिखेंगे वो आपने लास्ट लेक्चर में लर्न कर लिया है. अब एडजस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं हम. आपको सम के अंदर एक ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा और एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट के हिसाब से दी जाएगी. सो फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट 99% समय के अंदर क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक इट्स कॉल्ड टू अवर असेट्स. Adjustment entry of closing stock is recorded in the books of firm. Closing stock account debited to trading account credit. तो इसकी फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, तो ये हमारी एसेट्स है. एसेट्स के हिसाब से वो कहाँ पे जाएगी, बैलेंस शीट असेट साइड. फर्स्ट इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट असेट साइड एंड सेकंड इफेक्ट इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. फिर से फर्स्ट इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट असेट साइड एंड सेकंड इफेक्ट इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. क्लोजिंग स्टॉक की दो प्राइस होती है, मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू. दोनों में से जो प्राइस कम होती है, लेस होती है, वो ही फाइनल अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से लिखी जाएगी. मार्केट प्राइस लिखी जाएगी ऐसा नहीं है, बुक वैल्यू लिखी जाएगी ऐसा नहीं है. दोनों की कंपेयर करनी है हमें और उन दोनों में से जो कम होगा वही रिकॉर्ड करना है. पॉइंट नंबर 2, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया जाता है तो दो एंट्री जनरेट होती है, टू इफेक्ट हो जाएगी उसकी. लेकिन जब क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिया गया होगा तो उसकी सिंगल इफेक्ट होगी. कहां पे जाएगी वो, ओनली इन बैलेंस शीट असेट साइड. ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है तो उसकी सिंगल इफेक्ट ही होती है इन बैलेंस शीट एसेट साइड, दूसरी इफेक्ट पास नहीं होगी. फिर से क्लोजिंग स्टॉक की फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड एंड सेकंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लिखी जाएगी. नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या अनपेड एक्सपेंसेस दोनों सेम ही है. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या है, जो एक्सपेंसेस हमें पे करना था उतना हम पे नहीं कर पाए, अभी थोड़ा सा पार्ट उसका बाकी रह गया है, तो जो अनपेड पोर्शन था वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाए. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इट्स कॉल्ड ओवर लायबिलिटीज. सो फर्स्ट इफेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग या P&L अकाउंट डेबिट साइड एडेड इन एक्सपेंसेस. फिर से ट्रेडिंग या P&L अकाउंट डेबिट साइड एड इन एक्सपेंसेस होगा एंड सेकेंड इफेक्ट इन बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड लिखा जाएगा. समझो ट्रेडिंग एंड P&L दोनों वर्ड क्यों दिए, तो एक्सपेंसेस दोनों जगह पर आते हैं, ट्रेडिंग में भी आते हैं एंड P&L में भी आते हैं. मान दो आपको ट्रायल बैलेंस में वेजेस दिया था 10,000 एंड एडजस्टमेंट में दिया हुआ है वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹2,000. तो पहले वो सोचो कि वेजेस कहां पे जाएगी, तो वेजेस हम लिखते हैं का ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. इनर कॉलम में लिखोगे आप वेजेस 10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000, यानी टोटल 12,000 इन आउटर कॉलम. सेकंड इफेक्ट, वो जो आउटस्टैंडिंग वेजेस थी 2,000 वो कहां पे जाएगी, बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड. अभी वेजेस की जगह पर सोच लो आपको सैलरी आउटस्टैंडिंग दिया है. सैलरी आउटस्टैंडिंग दिया है तो सैलरी वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहां पे जाता है, वो P&L अकाउंट डेबिट साइड. तो पहले P&L में सैलरी लिखोगे आप इनर कॉलम में, फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी उसमें प्लस कर दोगे, टोटल आउटर कॉलम पे जाएगा. और सेकंड इफेक्ट वो तो कॉमन ही है,
बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड लिखा जाएगा। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की दो इफेक्ट क्या होगी, फर्स्ट ट्रेडिंग या P&L अकाउंट डेबिट साइड एडेड इन एक्सपेंसेस एंड सेकेंड इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट नंबर 3 प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या दिया जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या होता है, जो एक्सपेंसेस हमें पे करना था उससे हमने ज्यादा पे कर दिया। समझ लो पे करना था हमें 12,000 रुपीज, लेकिन हमने वो 15,000 पे किया हुआ है, तो 3,000 हमने ज्यादा पे कर दिया था। वो हमारे क्या है, रिसीवेबल्स। जिसको हमने ज्यादा पे किया है उससे हम वो वापस ले सकते हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी इसकी, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग या P&L अकाउंट डेबिट साइड लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस एंड सेकंड इफेक्ट इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो पहले पॉइंट नंबर 4 रिसीवेबल इनकम। रिसीवेबल इनकम का मीनिंग क्या होगा, इनकम ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक वो रिसीव्ड नहीं, यानी वो आउटस्टैंडिंग इनकम है। आउटस्टैंडिंग इनकम की एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिटेड या रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिटेड टू रिस्पेक्टिव इनकम अकाउंट क्रेडिट। सो फर्स्ट इफेक्ट कहां पे जाएगी, वो रिसीवेबल था, इसके हिसाब से बैलेंस शीट एसेट साइड पे हम रिकॉर्ड कर देंगे। एंड सेकंड इफेक्ट P&L अकाउंट क्रेडिट साइड एडेड इन रिस्पेक्टिव इनकम। फिर से रिसीवेबल इनकम इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट एसेट साइड एंड सेकंड इफेक्ट इन P&L अकाउंट क्रेडिट साइड एडेड इन रिस्पेक्टिव इनकम। Next, income received in advance. Adjustment number 5, income received in advance. Income received in advance का मीनिंग क्या होता है, जो इनकम हमें लेनी थी उससे हमें ज्यादा रिसीव्ड हो चुकी है। समझ लो मुझे लेना था डिविडेंड 5,000, लेकिन डिविडेंड की इनकम हो गई है 7,000 रुपीज, तो 2,000 रुपीज एडवांस में मिल चुका है। जिस बंदे के पास से हमें वो 2,000 एडवांस मिला है, शायद वो हमारे पास रिटर्न लेने के लिए आए तो वो हमें देना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या होती है, वो हमारी लायबिलिटीज हो जाती है। लायबिलिटीज हो गई, दैट मीन्स उसके एडजस्टमेंट एंट्री हम क्या पास कर सकते हैं, तो इनकम अकाउंट डेबिटेड टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट। सो फर्स्ट इफेक्ट इज रिकॉर्डेड इन P&L अकाउंट क्रेडिट साइड less from respective income and second effect in balance sheet liabilities side as a liabilities। फिर से income received in advance, that means it's called over liabilities। So first effect is recorded in P&L account credit side less from income and second effect in balance sheet liabilities side। Clear? Next, adjustment number 6, depreciation on assets। Depreciation on assets it's called over non-cash expenses। जो भी assets during the year हम यूज करते हैं बिजनेस में, उसकी वैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द ईयर क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो वो क्या बन जाता है हमारा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंसेस था, उसके हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट क्रेडिट। सो डेप्रिसिएशन की फर्स्ट इफेक्ट हम बैलेंस शीट असेट साइड के अंदर लिखेंगे, असेट्स में से वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। एंड सेकंड इफेक्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फिर से डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द असेट्स, सो in balance sheet asset side less from assets and second effect in P&L account debit side। फैक्ट्री रिलेटेड कोई एसेट्स होती है
समझ लो, फैक्ट्री रिलेटेड कोई भी एसेट्स होगी आपकी तो उसका डेप्रिसिएशन पी एंड एल अकाउंट में नहीं जाएगा। उसकी सेकंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर हम लिखेंगे, लाइक है फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। फैक्ट्री वर्ड दिया गया होगा तो उसका डेप्रिसिएशन पी एंड एल में नहीं जाएगा। कहां पे जाएगा वो? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। अब ये भी याद रखना आप, डेप्रिसिएशन ऑलवेज टाइम के हिसाब से चार्ज होता है। ड्यूरिंग द ईयर आपने होल ईयर ये एसेट्स का यूज किया है तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। लेकिन आपने सपोज टू बी ड्यूरिंग द ईयर न्यू एसेट्स परचेज की हुई है, तो जिस डेट से आपने वो एसेट्स परचेज की थी उस डेट से ईयर एंड तक का डेप्रिसिएशन आपको काउंट करना है। सोच लो ऐसा आप कि आपने फर्नीचर परचेज किया है ऑन 1 अक्टूबर 110 और ईयर एंडिंग है आपका 31 मार्च, तो वो फर्नीचर जो न्यू परचेज किया है आपने वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ओनली फॉर 6 मंथ यूज किया था करंट ईयर में, तो आप उस पर 6 मंथ का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। पॉइंट नंबर 2, बाई चांस आपने कोई असेट सोल्ड की हो करंट ईयर के अंदर, असेट सोल्ड कर दिया है तो क्या करोगे आप? ईयर स्टार्ट होता था आपका 1 अप्रैल डेट पर और ये एसेट्स आपने सोल्ड की थी समझ लो 30 जून पर, तो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का 3 मंथ का ही डेप्रिसिएशन आपको उस एसेट्स पर चार्ज करना है। यानी परचेज हो ड्यूरिंग द ईयर या सोल्ड हो ड्यूरिंग द ईयर, आपको वो सोचना है कि कितने टाइम के लिए हमने वो एसेट्स यूज किया। जितने टाइम के लिए यूज किया है उतना ही डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, डेप्रिसिएशन काउंट करने में 2 मेथड एप्लीकेबल होती है। फर्स्ट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड सेकंड स्ट्रेट लाइन मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का कंसेप्ट क्या है? वो ऑलवेज बुक वैल्यू पर चार्ज हो जाता है। बैलेंस शीट में जो प्राइस दी होती है, ट्रायल बैलेंस में जो प्राइस दी जाती है, उस पर ही हम डेप्रिसिएशन डायरेक्ट बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड पर डेप्रिसिएशन ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन कॉस्ट प्राइस होता है। तो ट्रायल बैलेंस में जब स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन काउंट करना होगा तो वो असेट्स एंड उसकी कॉस्ट प्राइस दोनों दी गई होगी। उसके हिसाब से हमें कॉस्ट प्राइस पर डेप्रिसिएशन काउंट करना होगा। कब? जब स्ट्रेट लाइन मेथड से के हिसाब से डेप्रिसिएशन काउंट करना होगा तब। क्लियर? तो ये था डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट नंबर 6। अब समझ लो ये एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 4 5 6, ये 6 एडजस्टमेंट आपको एडजस्टमेंट में दिए होते हैं तो 2 इफेक्ट होती है उसकी, लेकिन वो जो ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तो उसकी सिंगल ही इफेक्ट होगी। फिर से क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया होता है तो वो कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में दिया है तो वो कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में दिया है तो वो बैलेंस शीट कहां पे जाएगा? असेट साइड। रिसीवेबल इनकम ट्रायल बैलेंस में दिया है तो वो ओनली फॉर इन बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगा। एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस दिया है ट्रायल बैलेंस में तो वो लायबिलिटी साइड जाएगा। एंड डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उसकी सिंगल ही इफेक्ट होगी। कहां पे जाएगा वो? पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस में सपोज दी जाएगी ये सब इंफॉर्मेशन तो उसके हम सिंगल इफेक्ट ही पास करेंगे, दूसरी इफेक्ट नहीं होगी। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 7, बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ। Bad debt written off at the end of the year from the debtors. Bad debt it's called over loss. तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? Bad debt account debited to debtors account credit. Otherwise, directly P&L account debited to debtors account credit. So first effect उसकी कहाँ पे जाएगी? Balance sheet asset side less from debtors. And second effect, profit and loss account debit side under the head of format. बैड डेब्ट का फॉर्मेट क्या था वो अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट के बाद बता रहा हूं। फिर से बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ
क्या होगी इसकी एंट्री? बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में डेटर्स में से क्या करोगे आप? माइनस, लेस फ्रॉम डेटर्स, एंड सेकंड इफेक्ट इन P&L अकाउंट डेबिट साइड. नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 8, बैड डेब्ट रिजर्व. बैड डेब्ट रिजर्व रखना है हमें, तो उसकी एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट क्रेडिट. हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? इन बैलेंस शीट एसेट्स एंड डेटर्स में से माइनस कर देंगे. और सेकंड इफेक्ट P&L अकाउंट डेबिट साइड इस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना है. नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 9, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स. डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स वो भी सेम ही होता है. P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स अकाउंट क्रेडिट. फर्स्ट इफेक्ट क्या होगी उसकी? बैलेंस शीट एसेट साइड लेस फ्रॉम डेटर्स, एंड सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सेकंड टाइम, बैलेंस शीट एसेट साइड लेस फ्रॉम डेटर्स एंड P&L अकाउंट डेबिट साइड. P&L अकाउंट डेबिट साइड डिस्काउंट रिजर्व का फॉर्मेट बन सकता है. क्या होता है उसका फॉर्मेट? डिस्काउंट अलाउ प्लस डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स फ्रॉम एडजस्टमेंट लेस डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स फ्रॉम ट्रायल बैलेंस. फिर से डिस्काउंट अलाउड तो वो तो ट्रायल बैलेंस में होता है, वो एडजस्टमेंट में नहीं आता. फिर DRD फ्रॉम एडजस्टमेंट, वो दोनों का टोटल कर दीजिए आप, उसमें से DRD फ्रॉम ट्रायल बैलेंस लेस कर दो. जो भी डिफरेंस आएगा वो आउटर कॉलम में चला जाएगा. लेकिन वो बात याद रखना आप, बैड डेब्ट रिजर्व एंड डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स का एडजस्टमेंट तब आप सॉल्व करोगे जब डेटर्स के साथ कनेक्टेड अदरवाइज कोई भी दूसरा एडजस्टमेंट होता है, तो पहले वो सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आप बैड डेब्ट रिजर्व एंड डिस्काउंट रिजर्व चार्ज कर सकते. फिर से डेटर्स पर जो कोई अदर एडजस्टमेंट इफेक्टिबल होता है तो पहले वो हमें सॉल्व करना होगा, उसके बाद हम बैड डेब्ट, देन आफ्टर बैड डेब्ट रिजर्व एंड देन आफ्टर डिस्काउंट रिजर्व अप्लाई कर सकते हैं. पहले बैड डेब्ट रिजर्व डिस्काउंट रिजर्व अप्लाई कर दिया, उसके बाद दूसरा कोई एडजस्टमेंट चार्ज किया, वैसा कभी भी नहीं होता. क्लियर? सीक्वेंस में ही जाएगा. देन आफ्टर वेरी इजी एडजस्टमेंट नंबर 10, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज. तो पहले वो दिमाग में सेट कर लो, परचेज जो होता है ना, परचेज क्रेडिट परचेज के साथ ऑलवेज क्रेडिटर्स कनेक्टेड होता है. आप क्रेडिट परचेज में कोई भी इफेक्ट प्लस करोगे या माइनस करोगे तो उसकी डायरेक्ट इफेक्ट क्रेडिटर्स पर हो जाएगी. फिर से परचेज के साथ ऑलवेज रिलेटेड कौन होता है? क्रेडिटर्स. परचेज में आपने ऐड किया तो क्रेडिटर्स में भी ऐड हो जाएगा, परचेज में से माइनस किया तो क्रेडिटर्स में भी लेस हो जाएगा. वैसे ही सेल के साथ ऑलवेज क्या होता है? डेटर्स कनेक्टेड होता है. सेल्स के साथ ऑलवेज डेटर्स कनेक्टेड होता है. क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट सेल्स रिटर्न, वो दोनों के साथ कोई भी एडजस्टमेंट आता है तो सेल्स में आप प्लस करोगे तो डेटर्स में भी प्लस हो जाएगा, सेल्स में से माइनस करोगे तो डेटर्स में से भी माइनस हो जाएगा. तो यहाँ पे नंबर 10 क्या था? अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज. क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करनी थी लेकिन वो रह गई, तो अब रिकॉर्ड कर दीजिए, नो प्रॉब्लम. तो एंट्री क्या होगी उसकी? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट. उसके हिसाब से फर्स्ट एंट्री कहाँ पे लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड एडेड टू परचेज, परचेज में प्लस कर देना. और सेकंड इफेक्ट इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एडेड इन क्रेडिटर्स. फिर से unrecorded credit purchase is recorded in trading account debit side added to purchase, and second in balance sheet liability side add in creditors. Next 11 number for unrecorded credit sales. क्रेडिट सेल्स अनरिकॉर्डेड है तो उसकी एंट्री क्या करेंगे हम? डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सेल्स के अंदर आप क्या कर दोगे, प्लस unrecorded credit sale must be added in sales in trading account credit side. And second effect, in balance sheet asset side added in debtors. फिर से unrecorded credit sale must be added in sales trading account credit side. And second effect, in balance sheet asset side add in debtors. Next, number 12, for unrecorded credit purchase return, क्रेडिट परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न था लेकिन हमने वो रिकॉर्ड नहीं किया है, अब हमें पता चला है कि वो अनरिकॉर्डेड था, अब रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जो परचेज थी हमारी उसमें से हम अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न लेस कर देंगे. परचेज में से लेस किया तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स में से भी क्या करोगे आप, लेस. वही कंसेप्ट दोबारा बोल रहा हूं, याद रखना. परचेज में प्लस होगा तो क्रेडिटर्स में भी प्लस हो जाएगा, परचेज में से माइनस किया आपने तो क्रेडिटर्स में भी से माइनस हो जाएगा. क्लियर. एंड नंबर 13, फॉर अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न, क्रेडिट सेल्स रिटर्न इज अनरिकॉर्डेड तो उसके एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, sales return account debited to debtors account credit. So first of all in trading account credit side sales में से क्या करोगे, minus. And second effect, in balance sheet asset side less from debtors. So unrecorded credit sales return is recorded in trading account credit side less from sales, in balance sheet asset side less from